फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं तेज़ बारिश में टैक्सी के लिए घंटों इंतज़ार करती रही। अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, इसने बोला तेज़ बारिश, तो तेज़ बारिश के लिए हम कहते हैं पोरिंग रेन। हैवी रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। पोरिंग रेन मतलब होती है घनघोर बारिश, यानी बहुत तेज़ बारिश। तो बता रही है कि आई वेटेड फॉर आवर्स, यानी मैंने घंटों इंतज़ार किया इन द पोरिंग रेन, घनघोर बारिश में, बहुत तेज़ बारिश में, फॉर अ टैक्सी, टैक्सी के लिए। आई वेटेड फॉर आवर्स इन द पोरिंग रेन फॉर अ टैक्सी, मैंने टैक्सी के लिए घंटों घनघोर बारिश में इंतज़ार किया, यानी तेज़ बारिश में इंतज़ार किया। ऐसे बोल सकते हैं आई स्टूड आउट इन द हैवी रेन फॉर आवर्स, यानी मैं घंटों भारी बारिश में खड़ी रही, तेज़ बारिश में खड़ी रही। आई स्टूड आउट इन द हैवी रेन फॉर आवर्स वेटिंग फॉर अ टैक्सी, टैक्सी के इंतज़ार में। यहाँ पर आगे बता रही है कि मैं बारिश में पूरी भीग गई थी। देखो, जब भी पूरा भीग जाते हैं तो इसके लिए हम ड्रेंच्ड का यूज़ करते हैं। एक तो होता है वेट, गीला हो जाना, एक पूरी तरीके से भीग जाना। तो यहाँ पर ये करेगी आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। यहाँ पे ड्रेंच्ड का यूज़ हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से भीग गई थी। तो बता रही है कि मैं बारिश में पूरी भीग गई थी। आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, या ऐसे बोल सकते हैं कि आई गोट थ्रोली वेट इन द रेन, आई गोट थ्रोली वेट इन द रेन, यानी मैं बारिश में पूरी भीग गई थी। बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया था। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे बीइंग ड्रेंच्ड इन द रेन गेव मी अ फीवर। देखो, पहले हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, तो यहाँ पर हमने ड्रेंच्ड का ही यूज़ किया ताकि और अच्छे समझें। बीइंग ड्रेंच्ड इन द रेन गेव मी अ फीवर, यानी बारिश में पूरी तरीके से भीगने से मुझे क्या मिला, बुखार, यानी मुझे बुखार हो गया। बीइंग ड्रेंच्ड इन द रेन गेव मी अ फीवर। ऐसे और आसानी से हम कह सकते हैं कि आई एंडेड अप विद अ फीवर बिकॉज ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। आई एंडेड अप विद अ फीवर, यानी मुझे फीवर हो गया, बुखार हो गया, बिकॉज ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, बारिश में भीगने की वजह से। बुखार के चलते मैं 2 दिनों तक काम पर नहीं आ पाई। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ऑफ फीवर आई वॉज absent फ्रॉम वर्क फॉर 2 days। बिकॉज ऑफ फीवर आई वॉज absent फ्रॉम वर्क फॉर 2 days, यानी बुखार के चलते मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ पाई। बिकॉज ऑफ फीवर आई वॉज absent, यानी मैं absent थी फ्रॉम वर्क, काम से, फॉर 2 days। ऐसे बोल सकते हैं कि आई couldn't come to work for 2 days ड्यू टू अ फीवर। आई couldn't come to work for 2 days ड्यू टू अ फीवर, यानी फीवर के कारण मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ सकी। या कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि आई वॉज अनेबल टू मेक इट टू वर्क, मेक इट टू वर्क। देखो, मेक इट जब साथ में आते हैं तो यहाँ पर हम कहीं पर जाने की, पहुँचने की बात करते हैं। आई वॉज अनेबल टू मेक इट, जैसे कि हम कहीं पर समय पर पहुंच गए तो हम इस तरीके से कहते हैं कि आई मेड इट ऑन टाइम, आई मेड इट ऑन टाइम। तो मेड इट बोला है, यानी हम पहुंच गए समय पर, हमने कर दिखाया। वी मेड इट ऑन टाइम। इसी तरीके से यहाँ पर ये बता रही है कि आई वॉज अनेबल टू मेक इट टू वर्क फॉर 2 days बिकॉज ऑफ अ फीवर, यानी बुखार की वजह से मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ पाई, यानी काम पर आने में कामयाब नहीं रही, मेक इट नहीं कर पाए। आई वॉज अनेबल टू मेक इट टू वर्क फॉर 2 days बिकॉज ऑफ अ फीवर। तो मेक इट का भी यूज़ यहाँ पर पहुँचने के लिए हुआ है। आज मुझे अपना सारा अधूरा काम पूरा करना है। अब जब ये कई दिन से काम पे नहीं आए तो इसका काम बहुत अधूरा रह गया, तो कह रही है कि टुडे आई हैव टू फिनिश ऑल माई पेंडिंग वर्क। टुडे आई हैव टू फिनिश ऑल माई पेंडिंग वर्क, यानी आज मुझे सारा अपना पेंडिंग काम पूरा करना है। टुडे आई हैव टू फिनिश ऑल माई पेंडिंग वर्क। या ऐसे बोल सकते हैं कि टुडे आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई पेंडिंग वर्क। कैच अप का मतलब होता है जो छूट गया उसे पूरा करना है। यहाँ पर कैच अप ऑन ऑल माई पेंडिंग वर्क, यानी टुडे आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई पेंडिंग वर्क। आज मुझे अपना सारा अधूरा काम पूरा करना है। यहाँ पर ये बता रही है कि आज का मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाएगा, यानी काम बहुत है तो पूरा दिन काम में निकल जाएगा। तो इसको हम टेक अ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बना सकते हैं माई इंटायर डे टुडे, यानी आज का पूरा दिन। माई इंटायर डे टुडे विल बी टेकन अप विद वर्क, यानी मेरा आज का पूरा दिन काम में लग जाएगा, काम में निकल जाएगा। माई इंटायर डे टुडे विल बी टेकन अप विद वर्क। या आप ऐसे बोल सकते हो टुडे वर्क विल कंज्यूम माई इंटायर डे, यानी आज ना काम मेरा पूरा दिन कंज्यूम कर लेगा, यानी पूरा दिन लग जाएगा काम में। टुडे वर्क विल कंज्यूम माई इंटायर डे। मैं आज पूरे दिन काम करती रहूँगी, यानी फ्यूचर में बता रहे हैं कि आई विल बी वर्किंग, यानी मैं काम करती रहूँगी ऑल डे लॉन्ग टुडे, आज पूरे दिन।
आई विल बी वर्किंग ऑल डे लॉन्ग टुडे, यानी आज मैं पूरे दिन काम करती रहूँगी। आई विल बी वर्किंग ऑल डे लॉन्ग टुडे। ऐसे बोलेंगे टुडे आई विल स्टे बिजी वर्किंग ऑल डे। टुडे आई विल स्टे बिजी वर्किंग ऑल डे। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि आज मैं पूरे दिन काम करने में व्यस्त रहूँगी। जब भी हमें बोलना हो कि आज मैं पूरे दिन काम करने में व्यस्त रहूँगा या व्यस्त रहूँगी, तो हम बोलेंगे टुडे आई विल स्टे बिजी वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। जब काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूँगी। यहाँ पर कोई से इनवाइट कर रहा है अपने साथ जाने के लिए, तो कह रही है कि जब काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूँगी। आई लेट यू नो व्हेन द वर्क इज़ फिनिश्ड, या इस तरीके से भी कह सकते हैं व्हेन द वर्क इज़ डन। डन फिनिश्ड है ना, दोनों का मतलब एक है यहाँ पर। आई लेट यू नो, लेट यू नो का मतलब है यहाँ पर कि आई विल टेल यू। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी। इसकी जगह आप कह सकते हो आई विल टेल यू। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई लेट यू नो, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है टेल से। आई लेट यू नो, मैं तुम्हें खबर कर दूंगी व्हेन द वर्क इज़ फिनिश्ड, जब काम फिनिश्ड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि वंस द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आई विल इन्फॉर्म यू। वंस द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आई इन्फॉर्म यू, यानी जैसे काम कंप्लीट होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। वंस द वर्क इज़ कम्प्लीटेड या वंस द वर्क इज़ डन आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। काम के बाद हम बाहर चलेंगे, यानी बाहर घूमने के लिए कह रहेगी। आफ्टर वर्क वी विल गो आउट। आफ्टर वर्क वी विल गो आउट, यानी काम के बाद हम बाहर चलेंगे। आफ्टर वर्क वी विल गो आउट। चलो काम के बाद बाहर चलते हैं। अगर इस तरीके से बोलना हो तो हम कहेंगे लेट्स हेड आउट आफ्टर वर्क। लेट्स हेड आउट आफ्टर वर्क। चलो काम के बाद बाहर चलते हैं। एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू योर केयरलेसनेस, यानी तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई। इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि हमारी किस्मत अच्छी थी। इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम कह सकते हैं कि वी वर लकी दैट नोबडी एंडेड अप गेटिंग हर्ट। वी वर लकी, यानी हम लकी थे, हमारी किस्मत अच्छी थी। वी वर लकी दैट नोबडी ended up getting hurt। यहाँ पर हम end up phrasal verb को हटा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें थोड़ा चेंज करना होगा। मैं इसे कह सकते हैं कि we were lucky that nobody got hurt। अगर हम end up को हटा देंगे तो हम बोलेंगे nobody got hurt। लेकिन यहाँ पर हम इसे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं सेंटेंस को, तो हम बोलेंगे we were lucky that nobody ended up getting hurt। खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। हम इस तरीके से बोल देते हैं कि भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। इस इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। थैंक गॉड वी आर ऑल सेफ एंड साउंड। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर ग्रेटफुल टू गॉड। वी आर ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी आर ऑल वेल एंड अनहार्म्ड। We are grateful to God that we are all well and unharmed। इसका मतलब है कि ऊपर वाले का शुक्र है, उसका शुक्र करते हैं कि हम सब सही सलामत हैं, हमें कोई चोट वोट नहीं आई।